student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic of the Contract Act 1872, that is the competency of the contract. Who is competent to make a contract? तो आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, आपने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट को पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट तभी एक वैलिड, कोई एग्रीमेंट तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए सारी कंडीशंस वहाँ पे फुलफिल की जाती हैं. वन ऑफ द कंडीशंस थी कि वहाँ पे एक एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट में ऑफर एंड प्रपोजल वहाँ पे होना चाहिए और उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए और साथ में कंसिडरेशन होना चाहिए, तो एक एग्रीमेंट बन जाता है. सेकंड, वहाँ पे कंडीशन थी कि पार्टियाँ कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए. तो आज हम पढ़ेंगे कि पार्टीज़ कब कॉम्पिटेंट मानी जाती है. अगर पार्टियाँ कॉम्पिटेंट नहीं होगी तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि नहीं होगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में साफ बता रखा है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये साफ लिखा है कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट है जो कि मेजर एज में है, जो मेजॉरिटी एज में है, जिसकी एज 18 साल से ऊपर है. दूसरी बात, ऐसा पर्सन जो कि साउंड माइंड है. तीसरी बात कि वो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए. अगर उसमें ये तीन क्वालिटी हैं तो पर्सन कॉम्पिटेंट माना जाएगा. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर क्या एक माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि एक माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंट होने के लिए आपको मेजर होना ज़रूरी है, साउंड माइंड होना ज़रूरी है और आप डिसक्वालीफाइड बाय लॉ भी नहीं होने चाहिए. तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वाइड एब इशू है, शुरू से ही वाइड है, शुरू से ही गलत माना जाएगा. इससे रिलेटेड केस को पढ़ेंगे हम. कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, कौन कौन से पर्सन जो है कॉम्पिटेंट होते हैं, जिनके पास कैपेसिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. देखिए, सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लेज डाउन द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अकॉर्डिंग टू इट फॉलोइंग पर्सनस आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि कौन से पर्सन जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए. दिस शोज दैट द माइनर एंड अनसाउंड माइंड पर्सन कैन नॉट अ कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट. इससे ये क्लियर हो. एक और भी लिख सकते हैं आप, तीसरा यहाँ पे, नॉट डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ. डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे साफ है कि एक माइनर पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है जी. फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अ मेजर इज अ पर्सन हु हैज़ obtained द एज ऑफ 18 ईयर. तो मेजर पर्सन कौन है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एज तो बताई नहीं गई है. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ मेजर पर्सन कौन है, जो 18 ईयर की एज को कंप्लीट कर चुका है. दिस एज ऑफ, हमारे पास एक एक्ट है, एक्ट ऑफ मेजॉरिटी. द एज ऑफ मेजॉरिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट. इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है हमारे पास, उस इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंडर के सेक्शन 3 के अंडर जो लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर कंसिडर्ड एज ए मेजर. तो यहाँ पे मेजर होगा वो. अगर वो उस माइनर के लिए कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किए रखा है, कर रखा है, तो वो मेजर कब माना जाएगा, एट द एज ऑफ 21 ईयर. इसके बारे में आने वाले सब्जेक्ट्स में हम बात करेंगे. तो देखिए, अब यहाँ पे एक बात क्लियर आपके सामने. द सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेज डाउन दैट ये सेक्शन 11 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, इसको पढ़ना जरूरी है. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. हर एक पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉम्पिटेंट है. हु इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कि मेजॉरिटी एज को क्रॉस कर चुका है. अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ है, जिस कंट्री के जिस सब्जेक्ट जिस कंट्री के जिस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट है, वहाँ पे वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए. तो वो क्या माना जाएगा, मेजर माना जाएगा और वो पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. अब यहाँ पे देखते हैं सिचुएशन कि क्या एक माइनर पर्सन जो है क्या वो एग्रीमेंट कर सकता है. एक माइनर जो है जिसकी एज अभी 18 ईयर नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. आपने सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग देखा कि कॉन्ट्रैक्ट वही पर्सन कर सकता है जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें कैपेसिटी हो कॉन्ट्रैक्ट की. उसके पास कैपेसिटी तभी आती है जब वो 18 साल से ऊपर हो, वो साउंड माइंड हो और नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ हो. तो क्या एक माइनर पर्सन एग्रीमेंट कर सकता है, क्या वो माइनर पर्सन एग्रीमेंट कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे. एज वी हैव सीन अबव द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. दिस मीन्स दैट अ माइनर कैन नॉट डू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो एक माइनर पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है.
एग्रीमेंट बाय अ माइनर इज एब इनिशियो, अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा कोई करता है माइनर तो वो शुरू से ही गलत होगा, वो वाइड होगा। सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ, कानून उसको इन्फोर्स नहीं कर पाएगा। अगर किसी माइनर पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लीजिए ए जो कि एक माइनर है, उसने बी को जो है अपनी बाइक जो है 50,000 बेचने का वादा करता है, प्रॉमिस करता है, बी उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन बाद में जो ए जो माइनर है वो उसको बाइक नहीं देता है। अब वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में बोलता है कि मेरा इसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें इसने मुझे बाइक देने का वादा किया था 40,000 में। तो अब कोर्ट देखेगी कि ये तो माइनर है, माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी वैलिड नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे बी को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले माइनॉरिटी वाली प्रॉब्लम को कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी मोहरी बीबी धर्मोदास के केस में, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट हुई थी। 1903 का केस है, 1903 का केस का। इस केस में देखिए, अ माइनर एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज डॉक्यूमेंट फॉर द ₹20,000, वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है मॉर्गेज करता है 20,000 के पे ऊपर, इन द फेवर ऑफ मनी लेंडर, एक मनी लेंडर है, इसको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है, उधार में 20,000 रुपया ले लेता है। द मनी लेंडर एक्चुअली पेड अ रुपीज़, मनी लेंडर उसको अभी 8,000 ही देता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मैंशन, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिफोर द ट्रांजेक्शन द गार्जियन ऑफ द माइनर ऑलरेडी, इससे पहले माइनर के जो गार्जियन थे उन्होंने इस मनी लेंडर को बता दिया था कि वो जो है वो क्या है, एक माइनर पर्सन है, विद द इंटेंशन दैट ही वाज मॉर्गेज सेट असाइड। अब सूट फाइल होता है, सूट फाइल में वो क्या करता है, अ सूट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द मनी लेंडर दैट ही इज अ सूट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द माइनर अगेंस्ट द मनी लेंडर विद द इंटेंशन दैट ही मॉर्गेज इज बी सेट असाइड। तो यहाँ पे अ सूट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द माइनर अगेंस्ट द मनी लेंडर, मनी लेंडर यहाँ पे सूट फाइल करता है किसके अगेंस्ट, माइनर के अगेंस्ट की, उसने जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं निभाया, प्रॉपर्टी अब नहीं दे रहा है वो, और मैंने उसको 8,000 रुपया भी दिया है। दिस सूट वाज अपोज्ड बाय द मनी लेंडर बाय सेइंग दैट द अबव contract being voidable, he has right to receive the amount of loan under the section 64 and 65 of the contract act। तो यहाँ पे मनी लेंडर क्या बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है अपना अमाउंट है वो लेने का हकदार हूँ। लेकिन कोर्ट क्या बोलते हैं, माइनर इज़ बाउंड टू रिटर्न बैक द अमाउंट, और जो माइनर जो है वो पैसा देने, जो उसने 8,000 रुपया लिया हुआ वो वापस देने के लिए बाउंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनर ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मनी लेंडर के साथ, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखती और 8,000 रुपया जो है एज ए लोन ले लिया, 20,000 लेना था 8,000 ले लिया, और बाद में प्रॉपर्टी देने से मना कर देता है। मनी लेंडर कोर्ट में जाता है और बोलता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता हूँ क्योंकि सेक्शन 64 और 65 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मुझे इजाज़त देता है। लेकिन कोर्ट ये बोलती है क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किया था तो यहाँ पे माइनर लाइबल नहीं है आपके उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो माइनर के साथ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो शुरू से ही क्या होता है, वाइड होता है। इसके अलावा आपके पास और केस है सुगन चंद एंड कंपनी वर्सेस फर्म लाडूराम बालकृष्ण दास। इस केस में क्या हुआ देखिए, ए इज़ अ माइनर 16 ईयर्स एज हैविंग अ कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टैंप। तो 16 साल का एक लड़का है ए, और उसके पास बड़ी सारी पोस्टल स्टैंप्स हैं। मेड अ रिटन एग्रीमेंट विद बी टू बाय अ स्टैंप ऑफ 100 रुपीज़। बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि वो अपनी एक स्टैंप जो है 100 रुपये में बेचेगा। लेटर बी रिफ्यूज़ टू गिव द स्टैंप्स। देखिए यहाँ पे ए के पास कलेक्शन है स्टैंप्स की, और वो बी के पास में कोई स्टैंप होगी, उसको स्टैंप को बाय करने का जो एग्रीमेंट है वो बी के साथ करता है। बी जो है उन स्टैंप्स को देने से मना कर देता है। ए जहाँ पे एक सूट फाइल करता है कोर्ट में कि बी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि वो उसके पास जो स्टाम्प है वो मुझे दे दे। कोर्ट यहाँ पे जो मुकर जाती है क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है एब इनिशियो ही वॉइड है, क्योंकि यहाँ पे ए जो एक माइनर है उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी एज जो है वो माइनॉरिटी एज है। इस तरीके का कोई भी कॉम्पनसेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक माइनर जो है ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेता है तो उस पर कोई लाइबिलिटी वहाँ पे नहीं होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने की, उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करने की। यहाँ पे एक और केस है, कुमारी शबनूर मोहम्मद
तशसीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है AR 2007। इसमें अ मैरिज बिटवीन द मुस्लिम पार्टीज गवर्नड बाय द शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग एक मुस्लिम मैरिज हो रही थी, जिसमें जो लड़की थी वो अभी क्या थी, माइनर थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मैरिज को जो है क्या माना, वाइड माना, क्योंकि मुस्लिमों में मैरिज जो होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, दोनों पार्टीज़ की कंसेंट लेना जरूरी है और पार्टियाँ कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए कंसेंट देने के लिए, क्योंकि वो माइनर है और माइनर जो है अपनी कंसेंट नहीं दे सकता। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस मैरिज को भी क्या माना, एक वाइड मैरिज माना, वाइड एब इनिशियो माना। तो यहाँ तक आपने अभी तक देखा कि माइनर के थ्रू किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होता है, वो एब इनिशियो ही क्या होता है, वाइड होता है। और ना तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया है तो वहाँ पे माइनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता है। अब आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कॉन्ट्रैक्ट बाय द माइनर कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए माइनॉरिटी में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सका क्योंकि आप माइनर थे। अब जब आपकी एज 18 साल हो जाती है तो क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप उस कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि कर सकते हैं, क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से आप कर सकते हो? तो इसका आंसर भी नो है। सिंस अ कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज एब इनिशियो, माइनर के द्वारा किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही गलत होता है, तो बाद में रेक्टिफिकेशन करके इसकी पुष्टि करके इसको वैलिड नहीं किया जा सकता। हैंस सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द पर्सन ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी। वंस अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वाइड देन इट कैन नॉट बी मेड वैलिड बाय द सब्सिक्वेंट एक्ट और कंडक्ट। नाजिर अहमद वर्सेस जीवन दास एंड तुकाराम वर्सेस माधवराव AR 1948 के केसेस में यही बोला गया, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द पर्सन ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी। तो अगर आपने कोई माइनॉरिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे वैलिड नहीं हो सका ड्यू टू माइनॉरिटी, आप जब मेजर हो जाएंगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से जो है रेक्टिफाई आप नहीं कर सकते, आप इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहता हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ऊपर आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे, शादी वाला या सिर्फ स्टाम्प वाला या फिर धर्मोदास वाला केस, उस केसेस में जब वो मेजर हो जाएंगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से जो है रेक्टिफाई वो नहीं कर सकते हैं, ये आपके पास है। तो रेक्टिफिकेशन भी नहीं हो सकती है माइनर के कॉन्ट्रैक्ट एक बार, क्योंकि वो शुरू से ही एब इनिशियो वाइड होता है, तो बाद में उसकी रेक्टिफिकेशन करके उसको वैलिड नहीं किया जा सकता है। तो अभी तक आपने देखा कि माइनर ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और ना ही इसकी रेक्टिफिकेशन जो है यहाँ पे कर सकता है। अब नेक्स्ट आपके पास रूल्स ऑफ एस्टॉफल डज नॉट अप्लाई ऑन द एग्रीमेंट ऑफ माइनर। रूल ऑफ एस्टॉफल भी अप्लाई नहीं होता है। रूल ऑफ एस्टॉफल क्या होता है, कोई पर्सन अगर अपनी एज को कंसील करता है, मान लीजिए मैं एक माइनर हूँ और मैं अपनी एज को कंसील करता हूँ, 21 साल करता हूँ और अपनी कोई प्रॉपर्टी उसको बेचने का वादा कर देता हूँ, और तो क्या बाद में फिर वो दूसरी पार्टी उसको जो इन्फोर्स करवा सकती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोर्ट में अगर ये मामला जाएगा और वहाँ पे जब उसकी एज का पता चलेगा वो माइनर है, तो आप उस कंडीशन में भी रूल ऑफ एस्टॉफल को भी वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब रूल ऑफ एस्टॉफल क्या होता है, रूल ऑफ एस्टॉफल मान लीजिए कि आपने कोई एक बार कमिटमेंट कर दी, आप कोई झूठी चीज़ बोलते हो और दूसरी पार्टी को किसी काम के लिए मनवा लेते हो, तो बाद में आप उस चीज़ से मुकर नहीं सकते हैं। ठीक है जी, मैं प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है और इस बात को मान के आप उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हो, मैं पैसा कमाता हूँ, तो ये यहाँ पे फिर आपको उस बात पे कल को आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे बनती है, कल को आप पे केस हो सकता है और आपको जो है वो पैसे वापस करने ही होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर माइनर जो है अपनी एज को कंसील करता है और कोई प्रॉपर्टी जो है वो बेच देता है, उसके बाद प्रॉपर्टी को बेच देता है और बाद में जब पता चलता है कि वो माइनर था, तो दूसरी पार्टी उस पे जो है रूल ऑफ एस्टॉफल के अंडर जो है उस पर केस नहीं लगा सकती। इट मीन्स कि उस पर्सन पे रूल ऑफ एस्टॉफल जो है फॉलो नहीं होता, उस माइनर पे रूल ऑफ एस्टॉफल भी फॉलो नहीं होता, क्योंकि उसको अपनी बात मानने के लिए मजबूर वहाँ पे नहीं किया जा सकता, उसकी लाइबिलिटी वहाँ पे नहीं होगी। The rule of estoppel does not apply to the agreement done by the minor person. If any minor makes a contract or agreement by saying that he is adult, then such contract or agreement cannot be enforced. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है। अगर कोई माइनर जो है अपनी एज को छुपाता है और ये बोलता है कि मेरी एज जो है मेजर एज में हूँ, और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाता है, तब भी जो है उसको वहाँ पे फोर्स नहीं किया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए। रूल ऑफ एस्टॉफल ये है कि जहाँ पे आपको मजबूर किया जा सकता है, अगर आपने झूठ भी बोला है तब भी आपको मजबूर किया जा सकता है, लेकिन माइनर के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आपके पास रिकवरी ऑफ द मनी अगेंस्ट द एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑन लीगल नेसेसिटी ऑफ द माइनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ तक देख लिया कि माइनर पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ना ही रूल ऑफ एस्टेपफुल उस पर फॉलो होता है, और ना ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट की रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी जो है कर सकता है। तो यहाँ पे रिकवरी ऑफ मनी अगेंस्ट द एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑन लीगल नेसेसिटी ऑफ द माइनर। Here it is important that the money spent on the legal necessity of any minor can be received from the property of the minor। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई माइनर आपके पास रहता था और उसकी बड़ी सारी प्रॉपर्टी थी, उसका कोई और गार्जियन नहीं था, तो आपने माइनर की मेंटेनेंस के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए अगर पैसे खर्चे हैं तो वो माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर किए जा सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बोलने की कोशिश की है। रिकवरी ऑफ मनी अगेंस्ट द एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑन लीगल नेसेसिटी ऑफ द पर्सन। लीगल नेसेसिटी क्या है? उसका खाने पीने का खर्चा, उसकी एजुकेशन का खर्चा, उसके किसी भी सोशल गैदरिंग का खर्चा, किसी भी तरीके के जो खर्चे उस पर किए गए हैं वो उसकी प्रॉपर्टी से लिए जा सकते हैं। इसका प्रोविज़न जो है किया गया है, देखिए अंडर सेक्शन 68 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज इट इज़ अ लाइबिलिटी अराइजिंग ऑफ द लॉ। ये लॉ के थ्रू लाइबिलिटी अराइज होती है। किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर लाइबिलिटी, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन ये नेसेसिटी थी, और नेसेसिटी के कारण उसको उसका ये सारी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ी। उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो वाइड एब इनिशियो होता, वो पर्सन कोई की उसकी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं ले सकता था, क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो वाइड है। लेकिन यहाँ पे नेसेसिटी थी जो कि बाय लॉ थी, और उस कंडीशन में वो अपने पैसे ले सकता है। जस्टिस Fletcher Moulton views that the such liability is not a liability arising from the contract but a liability arising under the law. Therefore, a person spending on legal necessity of a minor can receive the money from the प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। तो उस केसेस में वो जो उसने खर्चा किया है वो माइनर की प्रॉपर्टी से रिसीव कर सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके मदर फादर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, कोर्ट ने आपको जो है इसका गार्जियन अपॉइंट किया है, आप इसकी देखभाल करेंगे, लेकिन आपने उसकी प्रॉपर्टी को कभी भी हाथ भी नहीं लगाया, उसको आप सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, ना ही किसी को बेचा जा सकता है क्योंकि माइनर अपनी कंसेंट नहीं दे सकता है। तो आपने उसके सारे खर्चे जो अपनी जेब से किए, लेकिन जब वो मेजर हो जाएगा तो आप उसकी जब वो माइनर भी है तो उसकी प्रॉपर्टी से वो जो आपने खर्चे किए हैं वो वापस ले सकता है, क्योंकि ये जो लाइबिलिटी थी आपको लॉ के थ्रू दी गई थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी के बीच में नहीं हुआ था। इन्फोर्समेंट ऑफ द बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द माइनर। टिल नाउ वी हैव सीन दैट द एग्रीमेंट बाय और विद अ माइनर इज वाइड एन इश्यू, ये आपने देख लिया, एंड सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द लॉ, बट ऑल दिस इज ऑल्सो हैज़ एक्सेप्शन। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, अगर माइनर के बेनिफिट में कोई कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, इट इज़ नॉट void ab initio एंड सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स, जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पे पढ़ा। द रिक्वायरमेंट ओनली इज दैट द माइनर हैज़ फुलफिल्ड दैट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी उसने निभाई है तो। सिमिलरली एनी माइनर person can buy a property for his own and bind the seller of the transfer of the property, but the property of the minor can be neither be transferred nor he can be bound to the transfer of the property. In other words, it can be said that a minor cannot be a transfer but can become a transferee। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, देखिए एक माइनर जो है वो किसी की प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, प्रॉपर्टी वो परचेज कर सकता है, लेकिन वो सेल किसी को नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी अगर वो किसी की बाय करना चाहता है, उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और अगर वो अपनी प्रॉपर्टी अब उसको नहीं बेचता है, 1,00,000 रुपया एडवांस ले लिया और बाद में प्रॉपर्टी उसको देने से मना कर देता है, तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान में देने वाली बात है कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहे तो वो नहीं बेच सकता। अगर वहाँ पे वो प्रॉपर्टी बेचता है और एडवांस जो है 1,00,000 का ले लेता है और उसके बाद जो है प्रॉपर्टी देने से मना कर देता है, तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट कोर्ट में उस प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट को पूरा करने से रोक नहीं सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसी बात को यहाँ पे बोला गया है कि एक माइनर जो है वो ट्रांसफरर तो हो सकता है, लेकिन वो ट्रांसफरी नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रांसफरर नहीं हो सकता लेकिन ट्रांसफरर नहीं हो सकता है, लेकिन ट्रांसफरी वहाँ पे हो सकता है। वो हमें कभी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, लेकिन लेने वाला जो है
प्रॉपर्टी को लेने वाला वो यहाँ पे हो सकता है। देखिए तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है, इट प्रूव्स द फॉर्मूला दैट अ माइनर बाइंड अदर्स बट ही इज़ नेवर बाउंड बाय अदर्स। वो किसी को बाइंड तो कर सकता है लेकिन दूसरा उसको कभी भी बाइंड जो है किसी भी मामले में नहीं कर सकता है। तो ये आपने चीज़ें पढ़ी, इसमें आपने देखा कि एक माइनर पर्सन जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है एब इनिशियो जो है वो वाइड होता है। वो किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट अगर करता है तो वो वाइड है, ना तो इसकी रेटिफिकेशन की जा सकती है, ना ही प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉफल यहाँ पे फॉलो होता है। लेकिन अगर किसी भी माइनर के बेनिफिट के लिए, उसकी बेसिक नेसेसिटी के लिए अगर आपने उस पर कुछ खर्चे किए हैं तो वो आप उसकी प्रॉपर्टी से जो है वापस ले सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपने और देखी कि माइनर जो है वो किसी से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ठीक है जी। और अगर वो प्रॉपर्टी जिससे खरीद रहा है वो उसको प्रॉपर्टी नहीं देता है तो वो कोर्ट में उसके अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। और अगर वो ट्रांसफ़र करने का कॉन्ट्रैक्ट करता भी है और बाद में प्रॉपर्टी नहीं देता तो दूसरी पार्टी उसको इस ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अब इसमें आपने देखना है कि इंडियन और इंग्लिश लॉ में यहाँ पे क्या फ़र्क है। देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंडियन लॉ एंड द इंग्लिश लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द माइनर्स, बट जनरली द डिफरेंस बिटवीन द बोथ लॉ इज़ द कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर अंडर द इंडियन लॉ इज़ वाइड ऑफ एन इश्यू। तो इंडिया में जो माइनर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शुरू से ही गलत होता है, ना तो इसकी रेटिफिकेशन होती है और ना ही इस पर अस्टॉफल होता है। ये शुरू से ही गलत होता है और ये कभी भी रेटिफिकेशन जो है करके इसको वैलिड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अंडर द इंग्लिश लॉ ये वाइडेबल होता है। ये उस माइनर की विल पे डिपेंड करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो ये दोनों में जो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।